चलो बात करते हैं आज न्यूक्लियर फोर्सेस की। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियर विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ देख लेते हैं कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया देने के लिए मैंने देखो यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और देखो न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर 38 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो 10 की पावर 38 के ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, और ये देखो न्यूक्लियर फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस पर भी डिपेंड नहीं करते। मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेज होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, और ये किस पर डिपेंड नहीं करते, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस या सेपरेशन का ग्राफ बनाया है। बेसिकली सेपरेशन को अगर ध्यान से देखो तो इन टर्म्स ऑफ फर्मी मीटर होता है। मींस 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 के ऑर्डर का। ठीक है, मीटर ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बहुत ही स्मॉल रेडियस होती है, बहुत ज्यादा छोटी रेडियस होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जैसे मैं सेपरेशन को कम करता जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि जैसे ही सेपरेशन कम होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरा कि ये जो बेसिकली फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, हैंस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम, और एक मिनिमम डिस्टेंस जिसको मैंने आर नॉट कहा और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 0.8 फर्मी मीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इनको फोर्सफुली और क्लोज लेके आता हूँ, मीन्स आर नॉट से भी ज्यादा क्लोज लेके आता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पर मींस न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आगे देखो, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नॉट। ठीक है, आर नॉट से अगर फोर्स ज्यादा है तो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, और फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट। ठीक है, और कुछ यहाँ फीचर्स लिखे हुए कि न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, मींस 10 की पावर -15। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगी तभी ये फोर्स एक्ट करते हैं, 10 की पावर -15 के ऑर्डर की, और दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। एक नया टर्म होता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल एम को मास ऑफ अ न्यूक्लियस, कैपिटल ए मास नंबर होता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जो पैकिंग फैक्टर को हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं वो करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एटॉमिक मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होता है अपना ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, डेन एम अपॉन ए के बराबर होगा। इसकी वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में काम आता है। चलो अब थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी किसने मींस डिस्कवर किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में इसको डिस्कवर किया था। मींस रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करी थी। बेसिकली होता क्या रेडियो एक्टिविटी, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस मींस अल्फा बीटा गामा फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और इसको डिटेल में रदरफोर्ड ने स्टडी किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एन अनस्टेबल न्यूक्लियस कैन एमिट अल्फा और बीटा पार्टिकल अलोंग विद गामा रेडिएशन। ठीक है, इस अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं अलोंग विद द गामा रेडिएशन। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे बात करता हूँ अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट 2He4 होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, यही एमिट होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अगर मैं 2He4 की बात करूं तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर चार्ज की बात करूं तो इसका जो चार्ज होता है वो +2E के बराबर होता है। मास की बात करूं तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का।
और बीटा पार्टिकल के बारे में बात करूँ तो इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो बीटा माइनस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, अगर मैं मास की बात करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और जो चार्ज की बात करूँ तो वो नेगेटिव माइनस ई, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इन द सेम में जो बीटा प्लस होता है ये पॉजिट्रॉन होता है, यहाँ पे जो मास होता है इसका ये बेसिकली बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन अगर चार्ज की बात करूँ तो जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। इसका जस्ट मीन्स मास जो बराबर ही होता है, मीन्स पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, बस चार्ज जो होता है वो क्या होता है प्लस ई के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिकली एंटी पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, अगर मैं गामा पार्टिकल की बात करूं तो ये बेसिकली कोई मीन्स फिजिकल पार्टिकल नहीं होता, ये एक एनर्जेटिक फोटोन होता है। ठीक है, of energy of the order of mega electron volt and having rest mass 0, बस फोटोन होता है। ठीक है, और गामा पार्टिकल में इससे गामा फोटोन ये एमिट कब होता है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे रेडियो एक्टिविटी अकर करती है तो इन दैट केस जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक्साइटेड स्टेट में मिलता है, और एक्साइटेड स्टेट में वो रहेगा तो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो एक फोटोन एमिट करता है। ठीक है, और जो फोटोन एमिट होता है हम उसी को गामा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो एक्टिविटीज के कुछ लॉ होते हैं, तो देखो यहाँ पर है जैसे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और जस्ट मैं बात करूँ कि भाई जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेसिकली ये जो लैम्डा होता है इसको हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द टाइम। ना तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है ना ही टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड किस पर करता है ये मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा ये। ठीक है, और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट जो होती है लैम्डा की वो सेकंड इनवर्स होती है। अगर तुम्हें दे दिया गया कि लैम्डा वन इज ग्रेटर देन लैम्डा टू, इसका मतलब होता है कि इफ लैम्डा वन इज ग्रेटर देन लैम्डा टू, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मोर रेडियो एक्टिव होगा कंपैरेटिवली सेकंड के, क्योंकि लैम्डा वन ज्यादा मीन्स ये स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, मोर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली हमें बताता है कि कौन ज्यादा रेडियो एक्टिविटी और कौन कम रेडियो एक्टिव है। यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस कर रखी है मैंने, जैसे कहूँ मैं कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी एन वाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ में जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव साइन जस्ट उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि माइनस, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एन को इस साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और डी टी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। ठीक है, जैसे ही तुम इसको इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, जैसे मैंने कहा टी को जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट किया, तो एट टी इक्वल टू जीरो पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे वो एन नॉट थे, और बाद में कितने हो गए वो एन रह गए होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिमिट यहाँ पर लगा दी है, तो जो एक्सप्रेशन मेरे पास मिलता है वो मिलता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये चीज अपने को क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है, ये वाला जो है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को बहुत यूज होता है, तो ध्यान रखना होता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो एन नॉट है ये इनिशियल वैल्यू है, दैट इज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर है, और जो एन है ये रिमेनिंग वैल्यू है एट टाइम टी। ग्राफ देख लो, एन और टी के मैंने बनाया है, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम टी, इस किसी टाइम टी पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट्स है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल है। जैसे टी इक्वल टू जीरो पर नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई थे वो कितने थे, एन नॉट थे, बाद में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो वो कम होते चले तो ग्राफ जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूं, मैंने एक नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, मैंने लिखा एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन टाइम टी। ठीक है, कितने न्यूक्लियाई डिके कर चुके हैं उस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो जैसे इसकी मैथमेटिकल में n की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो जो डिकेड न्यूक्लिया है मींस n डैश निकल आएगा n नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t, वेयर n डैश रिप्रेजेंट कर रहा है जो न्यूक्लियर डिके कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर t की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पे n नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एन नॉट के नहीं, टी की बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और मीन्स एक भी डिके नहीं किया था टी इक्वल टू 0 पर, और जैसे ये टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ये फंक्शन क्या होता चला जाएगा, धीमे धीमे इंक्रीज होता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल राइज होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मैंने कहा हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होगी, इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ। जैसे अगर इनिशियली एन नॉट थे तो कितने टाइम के बाद वो एन नॉट बाई 2 हो जाएंगे, और जो टाइम होता है हाफ होने में उसी को हम हाफ लाइफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं एन नॉट रख दूं, एन की वैल्यू को एन नॉट बाई 2 रख दूं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो जो वो टाइम होगा वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की है, एन की वैल्यू को एन नॉट बाई 2 रखा और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो जो हाफ लाइफ निकल के आती है वो आती है एल इन 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। एल इन 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.693 अपॉन लैम्डा होता है, और ये फॉर्मूला भी बेसिकली बहुत यूजफुल होता है और अपने को ध्यान भी रहना चाहिए कि हाफ लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कि भाई कुछ हाफ लाइफ दे दी कि एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और कितना मींस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बचेगा, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे या कितने डिके कर चुके होंगे इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो देखो ये मुझे पता होना चाहिए। इसको देखो कैसे हम करते हैं, मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू मींस n से मल्टीप्लाई कर दिया कि n हाफ लाइफ के बाद देखना तो n इंटू टी बाई 2। अगर ये मैं इस n इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t में t की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मुझे मिलता है वो मिलता है n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। यहाँ पर देख लो कि एक फर्स्ट हाफ लाइफ हुई तो n नॉट से कितना हो गया, n नॉट बाई 2। सेकेंड हाफ लाइफ में अगेन इसका n नॉट बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया n नॉट और 1 बाई 2 की पावर 2। थर्ड हाफ लाइफ में n नॉट अपॉन 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, तो nth हाफ लाइफ में n नॉट अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को कैसे हमने डिफाइन किया वो देख लो। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। जो रेडियोएक्टिविटी डिके होता है मींस dN/dt होता है, इसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो मैंने अभी देखा था कि n इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, और मैं जानता हूँ dN/dt जो है माइनस dN/dt वो लैम्डा इंटू n के बराबर था। सोचो इस इक्वेशन अगर मैं लैम्डा से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे जो एक्टिविटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि a इज इक्वल टू ए नॉट, ये देखो a इक्वल टू ए नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, है ना। अगर मैं ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्टिविटी की बात करूं तो क्या होती है, वैक्यूरल होती है, ठीक है, जिसको मैं BQ से रिप्रेजेंट करता हूं, और 1 वैक्यूरल इक्वल टू 1 dps के बराबर होता है। dps रिप्रेजेंट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है, ये कुछ में से यूनिट्स होती हैं। और 1 क्यूरी जो होता है वो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps के बराबर होता है। ये सब चीजें हम देखो ध्यान रहनी चाहिए। क्यूरी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम, ठीक है, ये 1 क्यूरी जो होता है वो एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जैसे एवरेज लाइफ, ठीक है, मीन लाइफ की क्या होगी, एवरेज लाइफ किसी न्यूक्लियाई की क्या होगी। तो मैं टी एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने कहा कि सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज एन नॉट। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है कि 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रल एन लैम्डा एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी dt इंटू टी डिवाइडेड बाई एन नॉट। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंपली ये 1 अपॉन लैम्डा के बराबर आ जाता है। हेंस जो एवरेज लाइफ आ जाती है वो आ जाती है 1 अपॉन लैम्डा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इसको मीन्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन मीन्स नेक्स्ट वीडियो जब भी रहेगी उसमें डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको देख लो, क्वेश्चन वाली वीडियो जब रहेगी तब हम इसको क्वेश्चन को लेंगे। अब जैसे मैं रेडियोएक्टिव डिके के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा सा हम अल्फा बीटा और इन पर क्यू वैल्यू वगैरह पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो देखो
अगर मैं बात करूं अल्फा डिके की, तो अल्फा डिके में बेसिकली होता कि एक हीलियम 4He2 पार्टिकल निकलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया ZX से, वेयर Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास। जब इससे अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या हो जाएगा, Z-2 तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा और A-4 जो है वो एटॉमिक मास हो जाएगा, क्योंकि 4He2 पार्टिकल निकल चुका है और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिके प्रोसेस, ठीक है। और क्यू वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी, माइनस प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है भाई। तो जैसे एक रिएक्शन हो रही है ZX से और यहाँ से एक बाई प्रोडक्ट मिला और एक 4He2 अल्फा पार्टिकल निकला और कुछ एनर्जी निकली, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये एनर्जी क्यू वैल्यू निकालनी है कि कैसे, मीन्स कितनी होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे कुछ क्वेश्चन ये मुझे पता होगा कि मास ऑफ एक्स है ना एटम, तो mx जो है वो मास ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है ZX का। इन द सेम वे my जो है वो मास ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है y का, ठीक है। Z-2a-4 जिसका मीन्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है। इन द सेम वे MHE मास ऑफ एटम हीलियम एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो Q वैल्यू है मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई मास ऑफ न्यूक्लियस लिखना है मुझे x का, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ x एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, घटा दो इसमें से, मीन्स ZME प्लस इन द सेम वे माइनस प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ बाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, इसको सही कर लेते हैं, ये माइनस होगा यहाँ और यहाँ पर भी माइनस होगा। ये भी माइनस होगा, मीन्स रिएक्टेंट माइनस है ना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो पाई एलिमेंट प्रोडक्ट में मिला था और हीलियम एलिमेंट भी प्रोडक्ट में मिला था, हेंस इसलिए ये मैंने सबट्रैक्ट किया है। अब देखो अगर मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस का लिखना है, बाई के न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो मैं लिखूंगा बाई के एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास सबट्रैक्ट कर दिया, मीन Z-2me कर दिया। इन द सेम वे हीलियम का लिखना है मुझे न्यूक्लियस का मास, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ हीलियम एटम माइनस कर दिया टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स का मास सबट्रैक्ट कर दिया मल्टीप्लाइड विद C², ठीक है। तो इसको जब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखो ZME इलेक्ट्रॉन या Z-2 और यहाँ पर -2e, तो जब ये मीन्स इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी तो जो बचता है की वैल्यू बचेगी mx माइनस m बाई माइनस mhe इंटू C², ठीक है। और ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली ये जो क्यू वैल्यू होती है ना, बेसिकली ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी है मुझे किस फॉर्म में दिखती है, ये दिखेगी मुझे काइनेटिक एनर्जी, है ना। किसकी काइनेटिक एनर्जी, जो प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बाई और हीलियम था यहाँ पर, इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मुझे ये क्यू वैल्यू दिखेगी। और अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक्स जो है वो एक रेस्ट एलिमेंट था, तो मीन्स यहाँ पे मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ कि इनिशियली मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होना चाहिए। हेंस जो वाई का मोमेंटम होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करूँ तो हीलियम का भी मोमेंटम उतना ही होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि पी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी एच ई, तभी तो मीन्स सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, बोलो यार। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो मोमेंटम होता है वो अंडर रूट ऑफ 2m होता है, इसका स्क्वायर करके जब तुम करोगे तो पहली इक्वेशन जो तुम्हारी बनेगी वो बनेगी m/ky इक्वल टू mhe khe। और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई जो एनर्जी है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिखने वाली है अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट की, तो बाई प्रोडक्ट था और हीलियम भी प्रोडक्ट में था, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो क्यू वैल्यू के बराबर होगा, ये चीज भी मैं जानता हूँ। तो मैंने दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना ली और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी a-4/a टाइम्स ऑफ क्यू, इस जो क्यू वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई हुए a-4/a। ये क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ में आ चुका है। और जो बाई की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 4/a क्यू, where A is nothing but the atomic mass। in the same way अगर मैं बात करता हूँ बीटा की,
तो बीटा डिके जो होता है भाई वो 3 सिंपल टाइप्स के बीटा डिके होते हैं। एक तो बीटा माइनस होता है, बीटा प्लस होता है और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। चलो पहले बीटा माइनस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, चलो बीटा डिके, 3 सिंपल टाइप के बीटा डिके होते हैं, एक बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एन इलेक्ट्रॉन होता है एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इनटू अ प्रोटॉन। मींस जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा वो ना, और उसी को हम बोलते हैं बीटा माइनस डिके। इक्वेशन देखना चाहो तो कुछ इस तरह की इक्वेशन रहेगी कि अगर जेड एक्स एक एलिमेंट है और ये बेसिकली क्या करता है, एक इसमें न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा जेड प्लस वन बाई ए, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन निकला, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस डिके, और कुछ यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होगी, और जो क्यू वैल्यू एनर्जी होगी बेसिकली वो मुझे अगेन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो सेम वही जो हमने अभी भी ऊपर किया था वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और बीटा माइनस डिके में देखो, यहाँ पे देखना चाहो तो ये चीज देख लो कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने ले रखा है कि जैसे तुमने कहा कि मास ऑफ एटम एक्स की बात करें तो एम एक्स से रिप्रेजेंट किया, इन द सेम में मास ऑफ एटम बाई एम बाई से रिप्रेजेंट किया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही होता है। तो क्यू वैल्यू में कैसे लिख सकता हूँ कि भैया एक्स एलिमेंट का मास न्यूक्लियस का, तो एम एक्स मीन्स एटॉमिक मास, एटम का मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन द सेम में वाई पर गए तो यहाँ पे एम बाई माइनस जेड प्लस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम ई, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से जो क्यू वैल्यू निकल आती है वो निकल आती है एम एक्स माइनस एम बाई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बीटा माइनस डिके मेरा, जब मेरा एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो बीटा माइनस एमिशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होता है। अब चलते हैं हम बीटा प्लस डिके पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अ प्रोटॉन इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, सॉरी, अ पॉजिट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है, बेसिकली एंटी पार्टिकल होता है ये, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन में से कंसीडर कर लिया कि भाई मेरे पास रिएक्टेंट जो है वो कुछ जेड एक्स से है, और यहाँ से एक बाई हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो एक से कम हो जाएगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। जब प्रोटॉन कम हो गया एक तो ये जेड माइनस वन हो गया, ठीक है, वाई। और एज सच इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो अभी भी सेम है, और जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो ये अभी भी सेम है। प्लस एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, क्यों वो एमिट हुआ, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो चार्ज था प्रोटॉन का वो कहाँ है, एक पॉजिट्रॉन पर दिखेगा, ठीक है। प्लस एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। अगर क्यू वैल्यू की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि मास ऑफ एक्स माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन द सेम वे मास ऑफ वाई एटम माइनस जेड माइनस वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, तो जेड माइनस वन एम ई, प्लस ये वाला पॉजिट्रॉन का मास मीन्स प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई किए तो जो क्यू वैल्यू आ गई वो आ गई एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। चलो थर्ड पर चलते हैं अभी। तो ये थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है बेसिकली ये बहुत रेयर प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ना वो के सेल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जो न्यूक्लियस होता है वो के सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और ये रेयर प्रोसेसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या होगा कि प्रोटॉन प्लस के शेल इलेक्ट्रॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक यहाँ से न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है। जैसा क्यों होता है, देखो के शेल इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया तो
सॉरी के सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मींस कैप्चर हो गया तो होगा क्या, जैसे एक रिएक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ कि एक्स और वाई आर दी एटम्स, है ना। जैसे जेड एक्स ए था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो ये बन गया जेड माइनस वन वाई ए, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो कम हो गया, प्लस यहाँ पे एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकला और की वैल्यू। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देखने को मिलती है। उसका रीजन ये है कि जब के सेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी के सेल में, उसको फिल करने के लिए कोई ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा। एम सेल का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एन सेल का इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल सेल का इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दैट्स वाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। देखो ये क्वेश्चन लिखी हुई है कि जेड एक्स से कोई एक एलिमेंट था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, तो बेसिकली जो फाइनल रिजल्ट में मिला मुझे प्रोडक्ट में वो मिला जेड माइनस वन वाई ए प्लस ये न्यूट्रिनो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो जो लास्ट टॉपिक है अपना वो है न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो न्यूक्लियर फिशन होता है ये क्यों टेक्स प्लेस इन हैवी न्यूक्लियर। ये कब पार्टिसिपेट करता है, जब न्यूक्लियर क्या होते हैं, वेरी हैवी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इफेक्टिव जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो होता है मीन्स न्यूक्लियर फिशन के लिए 92 U236 होता है, ठीक है, एज द फिशन मटेरियल। क्यों होता है, क्योंकि यार ये ना तुरंत से ब्रेक हो जाता है, तुरंत से ब्रेक हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि 92 यूरेनियम 235 को ले लो और इस पर एक स्लो पार्टिकल, स्लो न्यूट्रॉन, मींस स्लो न्यूट्रॉन इन द सेंस कि काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, लो है, स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है, स्लो है वेरी। और इससे मैं क्या कराता हूँ, इंसिडेंट कराता हूँ इस पर, तो ये बन जाएगा 92 U236 और ये वेरी अनस्टेबल होता है, ये वेरी अनस्टेबल होता है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है। तो बाई प्रोडक्ट्स में एक्स एंड वाई जो बेसिकली लाई करेंगे स्टेबल रेंज में, स्टेबल न्यूक्लियर रेंज में, ठीक है, और दो न्यूट्रॉन भी साथ में एमिट हो जाते हैं। और ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं 30 से 170 एटॉमिक मास के बीच में बहुत सारे मीन्स एलिमेंट्स बनते हैं ये। जैसे मैंने एक लिख दिया कि 92 U235 था, एक न्यूट्रॉन आया और यहाँ से 92 U236 बना जो बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत से ये क्या हो गया, फिशन हो गया यहाँ पर और ये बना एक्स डैश प्लस सम वाई डैश, इन जनरल मैंने लिख दिया प्लस 2 0 एन 0। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन न्यूक्लियस फिशन टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, एक्सो हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो देखो इन ईच फिशन अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और अगर मैं बात करूं यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन की तो टेक्स प्लेस इन लाइटर न्यूक्लियाई, मीन्स ए लेस देन 30 के लिए जो है वो लाइटर न्यूक्लियर होते हैं और वो क्या चाहते हैं, फ्यूज होना चाहते हैं, जिससे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हेंस वो एक्सिस एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कुछ रिएक्शन लिख रखी है फ्यूजन में, जैसे ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन, 1s2 मिलके क्या बनाता है 2He3 बना सकते हैं और एक न्यूट्रॉन रिलीज करके 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज कर सकते हैं। इन द सेम वे ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन, ये 1s2 मिलके एक 1s3 ट्राइटॉन बना सकते हैं, है ना, प्लस हाइड्रोजन एटम प्लस कितनी एनर्जी वो रिलीज कर सकते हैं 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इन द सेम वे ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन मिलके 1s2 और 1s3 मिलकर 2He4 एक अल्फा पार्टिकल प्लस एक न्यूट्रॉन, है ना, मींस बना सकते हैं प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे। चलो तो फिलहाल हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिजिक्स की थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है, तो इस पर हम जल्दी न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।